आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को पढ़ लिया था। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशंस की वो प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट की अमाउंट या उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। ये नेचर पे डिपेंड नहीं करते, ये कंपोजिशन पे डिपेंड नहीं करती। दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आर डिपेंड्स ओनली ऑन क्वांटिटी, नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में एक नाम है बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले अपन बॉइलिंग पॉइंट का स्टडी कर ले। क्लास 11th में आता है वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट, थोड़ा सा अपन इसको जान ले। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है। देखिए, किसी भी लिक्विड के लिए वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर फॉर दैट लिक्विड। जैसे मान लीजिए वाटर की बात करते हैं, तो वाटर के लिए क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि एक एटीएम के एक एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाता है। इट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस इज बॉइलिंग पॉइंट फॉर वाटर। तो समझ में आ रही बात। तो बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर का मतलब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, ऐसा जिस भी टेम्परेचर पे हो रहा है, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका डेफिनेशन हमने लिख दिया। फॉर एनी लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इजिएस्ट है। वैसे तो आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू बॉइल, ये एक तरीका है पढ़ाने का, पर एक्चुअल डेफिनेशन ये होगी कि फॉर एनी लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 एटीएम। तो जिस भी टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटीएम हो जाए, 1 एटमॉस्फेयर हो जाए, वो टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर कहलाता है। मान लीजिए कंटेनर है हमारे पास, ठीक है, और इस कंटेनर में हमने कोई एक लिक्विड भरना है। एक कंटेनर हमने ले रखा है और इस कंटेनर में हमने एक प्योर लिक्विड फिल कर दिया। बॉइलिंग पॉइंट समझना है ना अपने को, चलिए तो समझते हैं। ये हमने एक प्योर लिक्विड इसके अंदर फिल कर दिया, ठीक है। तो एक कंटेनर में हमने एक प्योर लिक्विड फिल कर रखा है। कौन है, प्योर लिक्विड ए, ठीक है। ये एक प्योर लिक्विड ए हमने ले रखा है। ये पूरा प्रोसेस कहाँ चल रहा है, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। 25 डिग्री सेंटीग्रेड को रूम टेम्परेचर मानते हैं हम लोग। तो एक तरीके से रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड है। आप जानते हो ये लिक्विड वोलेटाइल नेचर का है। यहाँ पे वोलेटाइल नेचर का जो होता है उसका क्या बनता है, वेपर बनता है। तो आप इसको हिट नहीं करेंगे तो भी इसकी थोड़ी बहुत वेपर है। और ये जो वेपर बनी है इस लिक्विड के सरफेस पे क्या लगा रही है, प्रेशर अप्लाइड कर रही है। दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। समझ में आ रही बात। तो इस लिक्विड को लिए अपने क्या कहा कि कंटेनर में हमने एक प्योर लिक्विड ए फिल कर रखा है। प्योर लिक्विड ए फिल कर रखा है, रूम टेम्परेचर पे प्रोसीजर है। क्योंकि ये लिक्विड ए जो है ये वोलेटाइल नेचर का है, तो इसकी कुछ ना कुछ वेपर बनी हुई है। दैट वेपर created some pressure on the surface of liquid and that pressure is known as vapor pressure of liquid। तो इस लिक्विड का एक वेपर प्रेशर है। ग्राफिकली अपन इसको समझेंगे। देखो, ठीक है। इस एक्सिस पे हमने मान लीजिए वेपर प्रेशर ले रखा है, वेपर प्रेशर जो ऊपर की ओर जाने पर इंक्रीज हो रहा है। और इस एक्सिस पे हमने टेम्परेचर ले रखा है, टेम्परेचर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब सुनना ध्यान से। मान लेते हैं अपन कि ये वो लाइन है, ये वो पॉइंट है, ठीक है। कौन सा पॉइंट है, जहां प्रेशर जो है वो 1 एटीएम हो जाता है। तो ये 1 एटीएम वाली लाइन है, 1 एटीएम, 1 एटीएम, समझ रहे हो क्या। तो इस लाइन पर वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा।
अब देखिए रूम टेम्परेचर पे मान लीजिए रूम टेम्परेचर यहाँ है, सपोज कर लेते हैं अपन कि ये जो पॉइंट है ये किसका है, रूम टेम्परेचर का है, 25 डिग्री सेल्सियस का है, अपने मान लेते हैं साथ कि रूम टेम्परेचर है, ठीक है। RT लिख देता हूँ एक बार समझने के लिए, रूम टेम्परेचर ऐसे समझा रहा हूँ मैं आपको, इसका कोई मतलब नहीं है। और इस रूम टेम्परेचर पे मान लेते हैं इस लिक्विड का वेपर प्रेशर यहाँ आ रहा है, सपोज कर लेते हैं कि इस रूम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ये आ रहा है, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर मिल गया अपने को। अब मैंने क्या किया, इसके नीचे बर्नर लगा दिया, ठीक है। बर्नर लगा दिया तो इसको क्या मिल रही है, हीट मिल रही है। और आप लोगों ने पढ़ा था ना, याद है क्या आपको, कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, याद है, पॉइंट्स पढ़े थे ना हमने, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां समझिए बात को कि जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, वेपर प्रेशर क्या हो गया, इस पॉइंट से बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ता गया बढ़ता गया, इंक्रीज होता गया, और एक समय आके यहाँ इसको काटता है। इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर कितना हो गया, इक्वल टू 1 atm, 1 atm के इक्वल हो गया। तो आप पढ़िए, देखिए आपने क्या लिखा है, फॉर एनी लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स इक्वल टू 1 atm। रूम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर यहाँ था, एक नंबर सिचुएशन ये थी इनिशियली, और जब आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया तो बढ़ते बढ़ते एक टेम्परेचर ऐसा आया जिस पर आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना हो गया, 1 atm हो गया। अपन को वही ढूंढना है कि वो टेम्परेचर कब आया, समझ में आ रही बात, तो उसको ढूंढेंगे अपन। देखिए तो किस टेम्परेचर पे वो मिल रहा है अपने को, तो देखते हैं अपन इसको ग्राफिकली। ये वो टेम्परेचर मिल गया अपने को, मिल गया TB, ऊपर नोट लगा देता हूं। आ रही क्या बात समझ में, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये जो टेम्परेचर है, ये जितना भी है XYZ जो भी वैल्यू है, ये टेम्परेचर क्या है, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड ए। क्यों इसको प्योर लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट क्यों कह रहे हैं, इसका कारण मैं बताता हूं। देखिए ये क्या है, TB नोट, बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर लिक्विड ए। तो ये प्योर लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि इस टेम्परेचर पर प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर 1 atm हो जाता है, इट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ध्यान से समझना है अपने को, और ध्यान से क्या समझना है वो देखिए मैं बताता हूं आपको। चलिए अपन एक काम करते हैं, इसके अंदर इस प्योर लिक्विड में मैं बाहर से एक सब्सटेंस ऐड करता हूं जो क्या है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड है B, और वो मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूं समझने के लिए, ठीक है। जब वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगा तो इसके अंदर बीच बीच में क्या आएंगे, B के पार्टिकल्स भी आएंगे ना। और आपको याद आ रहा है ना कि B जो है वो नॉन वोलेटाइल है, तो इसका वेपर फॉर्मेशन नहीं होगा। जब इसका वेपर फॉर्मेशन नहीं होगा तो जो सॉल्यूशन बना है इसका वेपर प्रेशर केवल A पे डिपेंड करेगा ना। देखिए भाई आपने क्या किया, एक प्योर लिक्विड A था, उसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड B डिजोल्व कर दिया। B जो है वो नॉन वोलेटाइल है, इसका वेपर फॉर्मेशन होगा ही नहीं, तो इसके द्वारा कोई वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं होने वाला। तो इसके लिए वेपर प्रेशर की वैल्यू 0 मान लेते हैं। तो जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, A पे डिपेंड कर रहा है ना। पर ये प्योर A की कंपेरिजन में अब वेपर प्रेशर कम हो गया। कारण आपको पता है ना कि सरफेस पर पहले सारे पार्टिकल्स A के थे, तो सरफेस हैव मोर कंसंट्रेशन ऑफ वोलेटाइल पार्टिकल्स, तो वेपर ज्यादा बना रही थी। बट जैसे आपने B डिजोल्व किया तो B के पार्टिकल्स भी सरफेस को ऑक्यूपाइड करेंगे, इसकी वजह से A पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन, A पार्टिकल्स का अमाउंट, A पार्टिकल्स का नंबर सरफेस पे कम हो गया, जिससे वेपर धीरे धीरे बन रही है, वेपर कम बन रही है, और वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, कम हो गया। ये सब हमने इससे पहले लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में पढ़ लिया। वही घटना हुई यहाँ पे कि मैंने जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B को डिजोल्व किया तो जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर केवल A पे डिपेंड करेगा। तो A का कितना कंट्रीब्यूशन है वो उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ A कहलाएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A पे डिपेंड करेगा, PA पे, PA नोट पे नहीं, PA पे, क्योंकि PA का वैल्यू, पार्शियल प्रेशर की वैल्यू प्योर प्रेशर से कम हो गई, ये हमने पढ़ रखा है। तो यहां आप एक बात तो समझ गए कि मैंने जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B को डिजोल्व किया है, वैसे ही सॉल्यूशन जो बना उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट की कंपैरिजन में, प्योर लिक्विड A के कंपैरिजन में कम हो गया। तो कम हो गया तो आप एक बात तो मानते हो ना फिर कि इसी रूम टेम्परेचर पर प्योर लिक्विड जो आपने यूज किया है
ये आपका प्योर लिक्विड का ग्राफ है ना, प्योर लिक्विड ए, प्योर सॉल्वेंट ए, उसके लिए देखिए ध्यान से रूम टेम्परेचर पे ये पॉइंट मिला था आपको वेपर प्रेशर का। और अब आप क्या करो कि जैसे ही मैं इसके अंदर क्या डिजोल्व करूंगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी डिजोल्व करता हूं सेम पे, ये बर्नर नहीं है, अब एक बार बर्नर हटा दिया हमने, सेम वही रूम टेम्परेचर पे, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो इसी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर अपने को यहां मिला, किसका, सॉल्यूशन का, इसके कंपेरिजन में कम हो गया ना। फिर समझिए ये किसके लिए था, पहला पॉइंट प्योर लिक्विड ए के लिए था, ये वेपर प्रेशर किसका है, प्योर लिक्विड ए का। जैसे ही मैंने इसमें बी डिजोल्व किया, वेपर प्रेशर में क्या आ गई, कमी आ गई, है ना। दिस इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर। अब फिर वही प्रोसीजर, आपने फिर से इसके नीचे बर्नर लगाया, हिट करना शुरू किया, धीरे धीरे बर्नर से हिट करते गए, वेपर प्रेशर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और एक समय आकर ये इसको कट कर रहा है, कट कर रहा है ना। और जिस समय इसको कट करता है उसी को अपन क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि ये इस वेपर प्रेशर आपको इतना ही तो करना है, 1 atm के इक्वल। तो अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल हो गया। आप यहां से टेम्परेचर नोट कर लेंगे, ये मिल गया टेम्परेचर, दिस इज योर TB। इस पे नोट नहीं लगाया, इसका लिए प्योर नहीं है। ये किसके लिए ग्राफ है, सॉल्यूशन के लिए। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हर टेम्परेचर पे, ईच टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पे सॉल्यूट के सॉल्वेंट के कंपेरिजन में कम चल रहा है, तो ग्राफ नीचे आ रहा है इसके, देखो। तो आप फिर समझिए, रूम टेम्परेचर पे सॉल्यूशन जो आपका सॉल्वेंट है प्योर ए, उसका वेपर प्रेशर यहां मिला। जैसे ही मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजोल्व किया, वेपर प्रेशर में क्या आ गई, कमी आ गई एट द सेम टेम्परेचर, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होकर नीचे आ गया, सही ना। देखो आपको सर कैसे, तो यहां से वेपर प्रेशर इतना मिलेगा आपको, इस ग्राफिकल मेथड से जाएंगे तो ऐसे, और इधर कैलकुलेट करेंगे तो सेम टेम्परेचर इतना मिलेगा। तो एट द सेम टेम्परेचर दोनों के वेपर प्रेशर में डिफरेंसेस आ रहे हैं ना। फिर आपने दोनों को वही किया कि आपने हिट करना शुरू कर दिया, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता गया। जिस टेम्परेचर पे 1 atm हो जाए वहां आप उनको नोट कर लेना है। तो जिस भी टेम्परेचर पे लिक्विड ए और सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर कितना हो जाए, 1 atm, वो टेम्परेचर उनके लिए बॉइलिंग पॉइंट कहलाएंगे। तो TB क्या है बताओ भाई, TB क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो दिस इज योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है। और अब मुझे बताइए ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ा है कि कम हुआ है। आप बताओगे सर इधर जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो अगर ये मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तो ये 100 से अबव आ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज को तो एलिवेशन कर रहे हो, तो एलिवेशन हो रहा है। कितना एलिवेशन हो रहा है, कितना एलिवेशन हो रहा है ये बताना अपने को, कितना एलिवेशन हो रहा है। तो आप आराम से बता देंगे दोनों का डिफरेंस कितना बढ़ा है, डेल TB, इतना तो एलिवेशन है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, डेल TB। आ रही बात समझ में। तो ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किससे शो कर दिया मैंने, डेल TB। दिस इज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब इंक्रीज है। तो आप इस बात को यूं समझ सकते हो, ध्यान देंगे तो देखिए कि ये एक कंटेनर है और ये एक कंटेनर है, ठीक है। H2O है, प्योर है, H2O प्लस शुगर है, H2O प्लस शुगर है, यानी कि सॉल्यूशन है। तो अगर इसका 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बताओ, इसका बॉइलिंग पॉइंट अबाउ 100 डिग्री होगा, श्योर, बोलो भाई। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मैं जैसे ही वाटर में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लाइक यूरिया, शुगर, सॉल्ट, ग्लूकोज एक्सेट्रा जो भी डिजोल्व करूं, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एलिवेशन हो जाएगा। समझ में आ गई बात। और ये एलिवेशन कितना हुआ, तो आप क्या करेंगे, हायर वैल्यू में से लेसर वैल्यू को माइनस कर दीजिए। तो देखिए यहां अगर डेल TB निकालना हो तो किस फॉर्मूले से आएगा, डेल TB इक्वल हायर वैल्यू TB माइनस TB नोट। तो पता लग जाएगा ना कि एलिवेशन कितना। सपोज कर ले कि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस और वाटर प्लस शुगर का जो मिक्सर बनाया है उसका 105 है, तो 105 माइनस 100, तो 5 इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर होगी बात। तो ये वैल्यू ऐसे निकल जाएगी, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, शायद किसी को नहीं होगी। तो ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो व्हाट इज द मीन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो आप ये बता सकते हो कि जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी प्योर लिक्विड में डिजोल्व कर दिया जाए,
तो उस केस में जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर किसके कंपैरिजन में, प्योर लिक्विड के कंपैरिजन में कम हो जाता है। इसलिए उस वेपर प्रेशर को एक एटीएम के इक्वल करने के लिए हायर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। आप समझ रहे हो ना बात को, वेपर प्रेशर कम हो गया, उसको हम वेपर प्रेशर को वापस से कितना करना है, एक एटीएम के इक्वल, तभी तो बॉयल होगा वो। एक एटीएम के इक्वल लाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, दैट इज मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, और दैट इंक्रीजमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये दिमाग में अच्छे से बैठा लें कि किसी भी प्योर लिक्विड में जब भी आप नॉन वोलेटाइल सॉलिड लाइक यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, सॉल्ट डिजोल्व करेंगे तो उसके वेपर प्रेशर में डिक्रीजमेंट होगा और उसके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट होगा। क्लियर होगी बात, वेपर प्रेशर में डिक्रीजमेंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये एलिवेशन हो गया। अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखिए एट द सेम टेम्परेचर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये रहा, सॉल्वेंट का ये रहा, तो ये दो वेपर प्रेशर का डिफरेंस है जिसको मैं डेल पी लिख सकता हूं ना। अगर आप यहां देखेंगे तो एक हो गया, पर इस टेम्परेचर पे देखिए भाई आप, वेपर प्रेशर का डिफरेंस है कि नहीं है ना, एक हायर वैल्यू और एक लेसर वैल्यू है। लिक्विड का वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो ये डिफरेंस किसका है, वेपर प्रेशर का। ये डिफरेंस किसका है, टेम्परेचर का, बॉइलिंग पॉइंट्स का। अगर ये डिफरेंस इंक्रीज होगा इस साइड में तो ये डिफरेंस भी इधर इंक्रीज होगा। समझ रहे हो बात को, यानी दोनों चीजें साथ चल रही है। अगर ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो ये वेपर प्रेशर का डिफरेंस भी इंक्रीज होगा। आप एक बात तो जानते हो कि डेल टी बी और डेल पी दोनों ही डिपेंड करेगा क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पर। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही जो डिफरेंस आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, सॉल्यूट मिलाने पर आ रहा है। सॉल्यूट के अमाउंट जितनी ज्यादा मिलाएंगे, जितनी हायर क्वांटिटी में डालेंगे, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा, तो डिफरेंस एलिवेशन के फॉर्म में मिल जाएगा ज्यादा। और अगर आप प्रेशर की बात करें तो डिक्रीज होता जाएगा, तो प्रेशर की फॉर्म में लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस ग्राफ में ये डेल पी जो है और ये डेल टी बी जो है, मैं फिर क्लियर कर दूं, डेल टी बी तो आप समझ गए कि दोनों बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस है। डेल पी मैंने ऐसे समझाया है कि देखिए सेम टेम्परेचर पे मैंने ये दो प्रेशर निकाली, ये प्रेशर किसका आ रहा है, सॉल्यूशन का, और उसी टेम्परेचर भी ये आ रहा है सॉल्वेंट यानी लिक्विड ए का, जो कि हायर है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर, लोअरिंग प्रेशर। और ये एक दूसरे की प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये और ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होने का कारण है। देखिए मैं कारण बता देता हूं, क्योंकि ये ऊपर की ओर इंक्रीज होगा ऐसे और ये ऐसे इंक्रीज होगा। तो ये अगर आप जितना ज्यादा सॉल्यूट उसमें मिलाएंगे, जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाएंगे तो प्रेशर का डिफरेंसेस बढ़ता जाएगा, वैसे ही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंसेस भी बढ़ता जाएगा। तो इस ग्राफ से अगर अपन एक बात करें तो फ्रॉम ग्राफ ये टिपिकल अपन कर ही रहे, बाकी एक तरीका मैं आपको बताऊंगा अभी सीधे सीधे फ्रॉम ग्राफ। तो ग्राफ क्या बता रहा है उसको देखिए ध्यान से। ग्राफ कह रहा है कि डेल टी बी दिस इज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये बी बॉइलिंग का है, प्रोपोर्शनल टू डेल पी, इक्वेशन नंबर 1 है ना। और फ्रॉम राउल्ट लॉ अगर राउल्ट लॉ का ध्यान से स्टडी करेंगे तो आप एक जगह पाएंगे डेल पी प्रोपोर्शनल टू अक्ष बी, और इसलिए मैं इक्वेशन 1 को चेंज कर देता हूं। इक्वेशन 1 की जगह इक्वेशन 2, इन दोनों का मिक्स करके यानी कि दोनों का यूज करके मैं लिख देता हूं। तो क्या आ रहा है इक्वेशन, देखिए ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डेल पी डेल टी बी है ना, डेल टी बी बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू अक्ष बी, इक्वेशन 3। अच्छा देखो इतना घुमा के लाया अपन, सीधे एक बात करें तो कि एलिवेशन क्यों आया, रीजन बताइए। तो आप कहेंगे सर एलिवेशन तो इसलिए आया क्योंकि हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को उसमें मिक्स कर दिया। अगर प्योर लिक्विड ए सॉल्वेंट है तो बी अपन क्या मान ले, सॉल्यूट मान ले। तो आप क्या कह रहे हो कि एलिवेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं उसमें क्या मिला रहा हूं, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहा हूं, इसीलिए आ रहा है एलिवेशन। इसका मतलब साफ है कि मैं जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाऊंगा उतना ही ज्यादा एलिवेशन होगा। तो एलिवेशन किसके प्रोपोर्शनल हो गया, सीधे सीधे क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को, और क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को अपन मोल फ्रैक्शन से डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो डेल टी बी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, इसमें क्या डाउट है। इसको इक्वल करते चलिए, इक्वल करने के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करते हैं। तो ये आ गया डेल टी बी इक्वल के डॉट एक्स बी, के यहाँ एक क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कोई डाउट इसमें शायद किसी को नहीं होगा, बताने की जरूरत नहीं है।
के कांस्टेंट है। अब सुनिए ध्यान से, आप जानते हो ना मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कंपोनेंट, तो बी का निकालना तो बी के अपॉन टोटल मोल, ठीक है। पर आप ये भी जानते हो ना डाइल्यूट सॉल्यूशन चल रहा है, क्योंकि राउल्ट लॉ उसी पे लागू होता है जो डाइल्यूट, और डाइल्यूट सॉल्यूशंस में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है इट इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो इस स्टेप से एनबी को नेग्लिजिबल करते हैं, तो एक्स बी क्या आता है डायरेक्टली एनबी अपॉन एन ए, एनबी अपॉन एन ए करेक्ट है। और ये अपन इक्वेशन 4 में ले जाते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या आ रहा है देखो, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, अब तो सोल्व करना आपको। डेल टी बी दिस इज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू के इंटू एन बी अपॉन एन ए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अपन एक काम करते हैं, मोल्स कैसे निकालते हैं वो पता है ना, तो मैं एन ए निकालना चाहता हूँ। एन ए क्या है, मोल्स ऑफ प्योर लिक्विड ए, और ये निकलता है गिवन अमाउंट डब्ल्यू ए की बात होती है ए, और अपॉन मोलर मास, ये तो पढ़ाया हुआ आपको पहले से। तो एन ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ये वैल्यू मैं रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 5 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 क्या आ रहा है देखो, वैल्यू रखिए भाई, डेल टी बी इक्वल के इंटू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम ए, करेक्ट है। अब सुनिए ध्यान से समझना आपको, एक स्टेप इसमें इक्वेशन जो 6 आई इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप आई, वो है एन बी अपॉन डब्ल्यू ए। हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था, वो था मोलेलिटी। और मोलेलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, याद आ रहा है क्या, मोल्स ऑफ सोल्यूट एन, और अगर सोल्यूट को बी से लिखा है तो एन बी अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट, याद है क्या, वेट ऑफ सोलवेंट है ना, डब्ल्यू ए, ये हमने पढ़ा था। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट नोन एज मोलेलिटी, और इक्वेशन 6 में सेम यही बात आ रही है एन बी अपॉन डब्ल्यू ए। तो अगर मैं इक्वेशन 6 की बात करूं तो फ्रॉम इक्वेशन 6 में क्या लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, आप समझ रहे हो ना मोलेलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बी से रिप्रेजेंट किया, सॉल्वेंट को ए से, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो एनबी अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू मोलेलिटी। तो ये स्टेप किसके इक्वल हो गया, मोलेलिटी। तो डेल टी बी इक्वल के इंटू एम ए इंटू स्मॉल एम, ये स्मॉल एम किसकी जगह आ रहा है बताइए भाई, स्मॉल एम रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्टेप एनबी अपॉन डब्ल्यू ए, मोलेलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इक्वेशन 7 आ गई। अब मुझे एक बात बताइए, यहां अपन बाकी की स्टडी यहां कर लेते हैं, जगह थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो एक बात बताइए मुझे कि के क्या है, कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है। एम ए क्या है, मोलर मास ऑफ लिक्विड ए, किसी भी लिक्विड का, किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास कांस्टेंट होता है। आपको सर कैसे, वाटर H2O का मोलर मास कितना है 18, तो 18 इज द फिक्स अमाउंट, 18 इज द फिक्स अमाउंट, 18 इज द कांस्टेंट। जब भी आप बात करेंगे वाटर तो आप कहेंगे सर मोलर मास 18, तो सोडियम मोलर मास 23। तो किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास कांस्टेंट होता है, तो एमए जो मोलर मास ऑफ ए है ये कांस्टेंट वैल्यू है, कि आपने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज किया है, और दो कांस्टेंट का मल्टीपल भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो एक नया कांस्टेंट आ गया के बी, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 डेल टी बी इक्वल के बी इंटू एम, इक्वेशन नंबर 8। और के बी जो है वो है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट, ठीक है, मोलल एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट। समझ में आ रही बात। तो के बी एक नया कांस्टेंट आ गया, विच इज कॉल्ड मोलल एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट। कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए बात यहां समझनी है आपको, इफ मोलिलिटी इज 1, अगर मैं मोलिलिटी यूनिट कर दूं तो आप क्या बताएंगे, डेल टी बी इक्वल टू के बी, सही है। और यहां से आपको एक डेफिनेशन मिलेगी, ध्यान देना, किसकी, के बी का डेफिनेशन मिलेगा। कब मिलेगा डेफिनेशन, जब मैं मोलिलिटी को 1 कर देता हूं। मोलिलिटी 1 करते ही क्या आ गया, डेल टी बी जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है विच इज इक्वल टू मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं लिख सकता हूं क्या,
मोलल एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलल एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सही है ना। इफ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिट, सही बात है, ये मिल गई डेफिनेशन। मोलल एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इफ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिट। और मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन एक कब होगा, जब एक मोल 1000 ग्राम में या 1 केजी में डिजोल्व हो। when 1 mole of solute dissolve in 1 kg solvent then molality is 1 और that time elevation in boiling point is equal to molar elevation boiling constant, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इक्वेशन 8 तक तो आपको समझ में आ गई बात। अब अपन आगे चलते हैं इसकी। तो इक्वेशन 8 क्या है अपने पास, इक्वेशन 8 आ गया डेल टी बी इक्वल टू के बी डॉट एम, ये आ गया। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, इक्वेशन 8 तो अपने पास आ ही गया, मोलैलिटी निकालते हैं। तो आप जानते हो ना, मोलैलिटी जो एम होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, वो हमने पढ़ रखा है, डब्ल्यू बी इन 2000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। और ये 1000 काम में लेने का रीजन पता है ना आपको, कि डब्ल्यू ए जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है, जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो ग्राम में है, उस समय 1000 का यूज करेंगे। जब ग्राम में नहीं होता, केजी में होता है, तो 1000 को यूज करने की जरूरत नहीं होती। पर हम लोगों ने पढ़ रखा है केमिस्ट्री में केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स आपको बहुत ही स्मॉलर अमाउंट ग्राम में ही मिलने वाले हैं, इसलिए ऐसा किया गया है। तो ये तो फॉर्मूले आपके पढ़े हुए मोलैलिटी का। तो फ्रॉम इक्वेशन 8 क्या आ रहा है वो देखिए, डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये एक इक्वेशन आ गई। और इस इक्वेशन का बेनिफिट क्या होगा वो देखिए, हमें क्या करना है, याद आ रहा है ना, हम लोग क्या करने वाले हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने वाले हैं। तो एम बी निकालना हो तो कैसे निकलेगा बताओ, ये एम बी इक्वल के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल टी बी इंटू डब्ल्यू ए। ये मिल गया अपने को फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस टर्म में देखिए एम बी क्या है, तो आप आराम से बता देंगे, बी हमने सोल्यूट माना ना, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट बी, सही है। के बी बताइए, मोलर एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट, जब एलिवेशन कांस्टेंट कहते कोई दिक्कत नहीं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कह दीजिए, मोलर एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट कह दीजिए। ठीक है, 1000 होता है, कोई कंफ्यूजन है नहीं। डेल टी बी जो क्या है एक्चुअल में, टी बी माइनस टी बी नोट है, और वो किसको बता रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डब्ल्यू ए ये क्या है, अमाउंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट। पर याद रखना यहाँ ये फिलहाल किस में है, इन ग्राम में है। क्यों, क्योंकि ऊपर हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर रखा है। सॉल्वेंट जो आपका लिक्विड है ना, उसका है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ए है ना, कोई डाउट इसमें है नहीं। एक बात और अपन जो पढ़ेंगे स्पेसिफिक, वो है यूनिट ऑफ के बी, यूनिट ऑफ के बी। देखिए के बी यूनिट पढ़ना इसका, तो अभी हमने एक इक्वेशन पढ़ा है, डेल टी बी इक्वल के बी इंटू एम, और के बी इक्वल बताइए डेल टी बी अपॉन एम। ठीक है, डेल टी बी क्या है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर या टेम्परेचर यूनिट तो टेम्परेचर की रहने वाली है, टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन, अपॉन मोलैलिटी, मोलैलिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी, तो मोल केजी इनवर्स। अब ये चेंज करके लाइए, तो के बी का यूनिट बताइए क्या आएगा, केल्विन, केजी इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, केजी, और मोल इनवर्स हो जाएगा। तो ये इसकी यूनिट है, केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है,
तो ये हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगले वीडियो में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को पढ़ने वाले हैं।